हेलो। ठीक। तो गुड इवनिंग सभी लोगों को। आज हम मॉडर्न इंडिया की जो मेंस की क्लासेस चल रही थी उसी सीरीज में आज हम लोग एक आगे का क्लास शुरू करेंगे। और उस क्लास में आज हमारा फोकस 1857 के के बाद की स्थिति को शुरू करते हैं, है ना। और इसके लिए कुछ चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी हमें। क्या ध्यान में रखना पड़ेगा? एक, कि 1813, 1833 और 1853 ये तीन एक्ट आए हैं। और इन तीन एक्ट के थ्रू ब्रिटिशर्स भारतीयों को कुछ प्रगति की दिशा में आगे ले जा रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? प्रगति की दिशा में आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब इस दिशा में बात नहीं बन रही है। एक चीज ध्यान रखनी है और दूसरी ये कि 57 की क्रांति हो चुकी है और उसके बाद अंग्रेजों ने भारत के प्रति अपना नजरिया बदला है। क्या नजरिया बदला है? कि वो अब समाज सुधार में विशेष रुचि नहीं लेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे भारतीय चिढ़ते हैं, नाराज होते हैं, तो हमें करने की जरूरत ही नहीं है, हम ऐसा नहीं करने वाले। फिर आपने देखा था प्रीवियस क्लास में कि सैनिक सुधार भी हुए हैं, मिलिट्री रिफॉर्म्स कर दिए उन्होंने, यानी ऐसे सैनिक भर्ती किए जो उनके लिए सुविधाजनक थे। ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ये परिवर्तन देखने को मिला हमें। ठीक है, अब तीसरा ये था कि 1858 का अधिनियम आया भारत शासन का, और उसके बाद 1861 का भारत परिषद अधिनियम भी आया, जिसकी चर्चा हम अलग से पॉलिटी वाली क्लास में करेंगे कि ये है क्या। लेकिन इसका कुल मिला के कंसर्न ये था कि भारत का साम्राज्य अब किसके पास चला गया है? ब्रिटिश क्राउन के पास है, और उसकी तरफ से भारत में वायसराय अपना शासन चला रहा है, देख रहा है सारी चीजों, है ना। ठीक है, अब इस दृष्टिकोण से भारतीयों ने क्या समझा, इन सब से भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ा? भारतीयों पर प्रभाव यह पड़ा कि उन्हें ये समझ में आ गया कि बिना संगठन के हम आगे नहीं बढ़ सकते, नंबर वन। नंबर टू, हम अंग्रेजों से प्रत्यक्ष संघर्ष भी नहीं कर सकते, प्रत्यक्ष संघर्ष भी नहीं कर पाएंगे। संगठन की जरूरत है और प्रत्यक्ष संघर्ष नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम कैसा है? कम है। हम संगठित नहीं है, इसलिए संघर्ष भी नहीं कर पाएंगे। रिकॉर्डिंग रुक रही है बार बार, मुश्किल है। ठीक है, तो वो क्या नहीं कर पा रहे हैं? संघर्ष नहीं कर पा रहे। तो अब जरूरत किस चीज की है? कि धीमे धीमे जागरूकता बढ़ाई जाए भारतीयों में। किस चीज की जागरूकता? कि हम एकजुट हो जाएं। ठीक, और एकजुटता में इन्हीं अंग्रेजों का सहयोग ले लें। अंग्रेजों का क्या मिल जाए आपको? सहयोग भी मिले। सहयोग कैसे? अंग्रेजों को दिखाते हुए कि हम जो कर रहे हैं उसमें आपका लाभ है, लेकिन सच क्या था कि उन्हें अपना फायदा देखना है भारतीयों को। ठीक, इसलिए इस दिशा में अब प्रयास धीमे धीमे क्रमशः शुरू होंगे। और क्या प्रयास होंगे? अंग्रेजों के द्वारा किए जा रहे शोषण को दादा भाई नौरोजी जैसे लोग पूरे विश्व के सामने रखने का, खासकर लंदन के लोगों का या ब्रिटिश लोगों के सामने लंदन में जाकर रखने का प्रयास करेंगे कि देखिए आपके कुछ लोग हमारे यहाँ कितना गलत शासन कर रहे हैं। डीबीएन को लगता है कि ऐसा करना इसलिए जरूरी है कि लंदन में जो सरकार बैठी है उसे यहाँ के बारे में कोई जानकारी सही नहीं देता। तो अगर मैं जानकारी या हम जैसे लोग वहां जानकारी सही देंगे तो क्या होगा? वो हमारे प्रति संवेदनशील होंगे, हमारे लिए कुछ करेंगे। ये सुधार करने की कोशिश है।
यानी अब एक साथ कई स्तरों पर 57 के बाद की स्थिति को समझना चाहिए। ठीक है, तो पहला स्तर आप समझें, आज के लिए जो संभव है वो है कि भारतीय अपने आप को संगठित करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस संगठन की शुरुआत अगर आप बड़े स्तर पर देखेंगे तो हम जानते हैं कि कांग्रेस के साथ हुई। ठीक है, और कांग्रेस की स्थापना को ही भारत में राष्ट्रवाद का प्रारंभ मान लिया जाता है। यानी कांग्रेस अगर एकजुट, कांग्रेस बन रही है, कांग्रेस का गठन हो रहा है, तो ये क्या है, भारत में राष्ट्रवाद का प्रारंभ है। ठीक है, अब राष्ट्रवाद क्या होता है, एक अलग से प्रश्न तैयार करना पड़ता है। ठीक, तो राष्ट्रवाद को समझ लें कि राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्र प्लस वाद, तो राष्ट्र का मतलब एक निश्चित क्षेत्र में, एक निश्चित क्षेत्र में या क्षेत्र के लोगों के समूह को, ठीक है, एक समान आधार पर, एक समान आधार होना। अब एक क्षेत्र राज्य भी हो सकता है, तो क्या बन जाएगा ये, अगर राज्य है तो राष्ट्र राज्य की घटना सामने आएगी, और राज्य नहीं है, मान लीजिए वहां लोग हैं, क्षेत्र है, लेकिन सरकार और संप्रभुता नहीं है, तो राष्ट्र बना रहेगा। अब आधार जितना बड़ा होगा, राष्ट्र भी उतना ही बड़ा होगा। फिलिस्तीन छोटा सा, कम लोगों की फीलिंग है, कम मतलब संख्या में कम है, तो फिलिस्तीन छोटा राष्ट्र है। इजराइल थोड़ा उससे बड़ा राष्ट्र है। ठीक, भारत जैसे, अमेरिका जैसे क्षेत्रफल के आधार पर बड़े लोग हैं, तो बड़ा राष्ट्र भी है। ठीक, तो राष्ट्र समझ में आ गया, राज्य के साथ देखने को मिलता है वर्तमान में। अब बहुत कम देश ऐसे हैं जहां राज्य नहीं है, केवल राष्ट्र है। अधिकांश आज के देश कैसे हैं, राष्ट्र राज्य भी हैं, कि राज्य भी है और वो राष्ट्र भी है। तो एक आधार होना चाहिए, ये है सबसे महत्वपूर्ण चीज, एक समान आधार। अब समान आधार धर्म का हो सकता है, पाकिस्तान किस पे चलता है, धार्मिक राष्ट्रवाद पर चलता है ना। अरब के कई कंट्रीज किस पे चलते हैं, धर्म के आधार पर अपने आप को राष्ट्र मानते हैं, है ना। ठीक, तो आधार धर्म हो सकता है, जाति हो सकता है। अफगानिस्तान अपने आप को कबीले के तौर पर देखते हैं, उनके लिए कबीला ही राष्ट्र है। अब तालिबान, जो तालिबान है वो उनके लिए राष्ट्र के तहत, राष्ट्र के मेंबर के तहत साथ में आता है, तो ये राष्ट्र हुआ। वाद का मतलब वो भावना जो राष्ट्र के प्रति समर्पण पैदा करती है। तो राष्ट्रवाद एक ऐसी मनोवैज्ञानिक या मानसिक स्थिति है जो उस देश के नागरिकों में अपने राष्ट्र के प्रति भावनात्मक लगाव पैदा करती है, यह भावनात्मक लगाव का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, तो जैसा हमने कहा, लोग होने चाहिए और वो महसूस करें कि हम एक हैं, एक हैं, और हमें अपने इस देश या क्षेत्र के प्रति क्या करना है, समर्पण, त्याग, बलिदान दिखाना है। अब एक कहने का मतलब संख्या में एक नहीं होता, एक संगठन, एक समूह होता है जिसकी संख्या 2 से लेकर 2 अरब तक हो सकती है, 3 अरब तक हो सकती है, 3 खरब तक हो सकती है। ठीक है, अब वो कैसे एक अपने आप को फील करें। भारत जैसे देश में हमेशा चुनौती रहती है, क्योंकि कोई धर्म के आधार पर अपने आप को हिंदू कहता है, कोई मुस्लिम, कोई सिख, यानी वो एक नहीं मानते अपने आप को। फिर हिंदुओं में भी समस्या है कि जाति वाले अपने आप को अलग अलग मानते हैं, ब्राह्मण अलग अपने आप को समूह मानता है, दूसरा जाति वाला दूसरा अपने आप को अलग जाति मानता है, समूह मानता है, यानी वो एक नहीं है। फिर बात आती है क्षेत्र के आधार पर भी हम एक नहीं फील कर पाते, कि कहता है वो गढ़वाली है, वो कुमाऊं से है, या वो देसी है, वो पहाड़ी है, वो नॉर्थ इंडियन है, वो साउथ इंडियन है, वो मराठी है, गुजराती है, वहां भी हम एक नहीं फील कर पा रहे हैं। तो जब ऐसे देश में इतने आधार या इससे कई और बड़े आधार हैं, है ना, जहाँ कहते हैं कि 3 कोस पे पानी, 2 कोस पे पानी, 1 कोस पे पानी और 3 कोस पे पानी बदल जाता हो, तो उस देश में कितनी ज्यादा विविधता होगी। तो 2
1 अरब 30 करोड़ लोग इतने आधारों पर क्या है, आपस में बटे हुए हैं। अब वो अपने आप को एक कैसे महसूस कर सकते हैं, जब जब तक उनके बीच कुछ कॉमन नहीं होगा। आज तो चलिए हम इतने जागरूक हैं कि हम ये सब कर सकते हैं, तो हम कहते हैं हमारा एक झंडा, एक संविधान, एक देश, एक प्रधानमंत्री, एक राष्ट्रपति, एक सेना, एक क्रिकेट टीम, एक रेल, इंडियन रेल, एक इंडियन सिविल सर्विसेज। तो हम एक अपने आप को जोड़ने लगते हैं। लेकिन अंग्रेजों के समय हम एक फील कैसे आएगा? ऐसी कौन सी चीज थी जो हम आज भी ये सब मानते हैं, लेकिन तब भी हम ये पहचान नहीं छोड़ते है वाली। तब हमारे पास ये कुछ भी नहीं था, तो हमारी पहचानें क्या थी? ये सब रही होंगी। तो ये पहचान एक में कैसे बदली, जबकि ये सब कुछ भी नहीं था, लोग जागरूक भी नहीं थे, लोगों को पता ही नहीं था कि मैं एक, हम और वो नॉर्थ का कन्याकुमारी वाला, चमोली वाले से चमोली वाला, उड़ीसा वाले से उड़ीसा वाला, गुजरात वाले से एकता महसूस नहीं करता था, एक भाव महसूस नहीं कर पाता था, क्योंकि कभी मिलता ही नहीं था। मिलेगा जुलेगा तभी तो बातचीत होगी। तो माना गया कि अंग्रेजों को दुश्मन घोषित कर दो सब लोग अपना, तो अपना धर्म बनाए रखो, जाति बनाए रखो, लेकिन तुम्हारे धर्म की समस्याओं का कारण कौन है? अंग्रेज है। तुम्हारी जाति के लोगों की समस्या का कारण कौन है? अंग्रेज है। ठीक, तुम्हारे क्षेत्र की समस्या का कारण कौन है? अंग्रेज है। तो दुश्मन का दुश्मन कौन हो जाता है? दोस्त हो जाते हैं आपस में। यानी अंग्रेज केंद्र में है और हम चारों ओर खड़े सबको ये देख रहे हैं कि अंग्रेज हमें एक दूसरे से जोड़ रहे। उन्होंने कैसे जोड़ा? एक तो सबसे दुश्मनी मोल ली, इसलिए जोड़ दिया, लेकिन उनको पता नहीं था। उन्होंने हमें जोड़ा, रेल लेकर आए, वो प्रशासन एक लेकर आए कि पूरे भारत का वायसराय, गवर्नर जनरल एक होगा। तो काम, उनके काम करने के तरीके एक थे कि एक अंग्रेज है, एक अंग्रेज सरकार है, एक अंग्रेज कंपनी है, एक अंग्रेज क्वीन है। ठीक, तो उनके काम करने के तरीकों ने सिद्ध कर दिया कि वो इन सबको जो अलग अलग बटे हुए हैं उन पर सब एक शासन कर रहा है। इसलिए सबको अंग्रेजों से दुश्मनी समझने में और मानने में ज्यादा टाइम, वो परेशान है। तो ऐसा नहीं कि सबने मान लिया। जमींदारों ने कहा कि ना, हमें जमींदार, हमें अंग्रेजों से कोई समस्या नहीं। कई राजे रजवाड़ों ने कहा कि हमें कोई समस्या नहीं, हमारा काम ठीक चल रहा है, हम तो नहीं मानते तुम्हें अपना। ठीक, तो कहने का मतलब ये सब फीलिंग एक दिन में नहीं आती। शुरुआत धीमे धीमे होगी, बेस बनेगा, और वो बेस धीमे धीमे बढ़ता चलाएगा। राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया एक दिन में कभी भी कंप्लीट नहीं होती। आज भी हम क्या हैं? नेशन इन द मेकिंग प्रोसेस है। आज भी भारत क्या बन रहा है? धीमे धीमे राष्ट्र की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहा है। कोई भी राष्ट्र कभी भी संपूर्णता में राष्ट्र बन पाता। अगर संपूर्णता में राष्ट्र बन जाता, अगर संभव होता, तो सभी लोग एक दूसरे की मदद करते, एक दूसरे को परेशान नहीं करते, क्राइम नहीं करते, करप्शन नहीं करते, एक दूसरे पर तेजाब नहीं डालते, एक दूसरे पर दंगा नहीं करते। अगर एक होने का भाव होता तो ये सब नहीं होता। इसका मतलब ये सब हो रहा है समस्याएं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम दूसरे को अपने जैसा फील नहीं कर पा रहे हैं, या वो हमें जोड़कर नहीं देख पा रहा है। तो कहने का मतलब राष्ट्र निर्माण क्या है? एक प्रक्रिया है। ये सब राष्ट्र के बारे में बात होगी। ठीक है, अब हमें देखना है कि यहां कैसे सब पैदा हो रहा है। ये टॉपिक था ना। तो राष्ट्रवाद समझाने के लिए मैंने आपको 10 मिनट एक कहानी समझाई सारी। अब देखते हैं उस समय ये सब कैसे पॉसिबल हुआ। तो उसकी स्टोरी मैंने आपको बताई कि अंग्रेज जिम्मेदार हैं, अंग्रेज अपने काम से जिम्मेदार हैं, और उस काम से उन्होंने दुश्मन ही दुश्मन पाले भारत में अपने, है ना। और वो दुश्मनी भारतीयों को आपस में क्या करती है? जोड़ देती है। ठीक है, तो हमें ये जानना चाहिए, क्वेश्चन बनेगा कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ कैसे हुआ भारत में। तो राष्ट्रवाद सब कुछ एक तरफ रख दें तो हम कहेंगे भैया हमें एकजुट होना ही राष्ट्रवाद है। हाल फिलहाल हम ये मान लेते हैं कि हम एकजुट हो रहे हैं तो क्या है? राष्ट्रवादी हैं। हम संगठित हो रहे हैं तो हम आप लोग को क्या माने? राष्ट्रवादी मान लेते हैं। ये कैसे हुआ? तो इसको हम दो भागों में बांटते हैं, कांग्रेस की स्थापना और उसके बाद और उससे पूर्व। तो आज की चर्चा में
हमें ध्यान रखना है आज के पूर्व वाले, यानी 57 से लेकर 85 तक का दौर हमें पढ़ना है। कांग्रेस कब बनी थी? 57 तक पढ़ चुके हैं, कांग्रेस बन रही है 85 में। इसका मतलब हमारे पास लगभग ये 30 साल का स्पान है। इसमें देखना पड़ेगा कि भारतीयों ने जो मैं बोल रहा हूं कैसे महसूस किया है। तो 57 के बाद हर किसी को लग रहा है कि हम संगठित हो जाएं अपने अपने हितों को लेकर, और कोशिश जारी है। तो इस पूरे दौर को कहते हैं कांग्रेस पूर्व चरण, आजादी का राष्ट्रीय आंदोलन का कांग्रेस पूर्व चरण या राष्ट्रवाद से पहले की स्थिति। ठीक है, तो इसका मतलब राष्ट्रवाद मतलब सबका एकजुट हो जाना, चारों दिशाओं से लोगों का एक मंच पे आ जाना, तो कांग्रेस बन जाएगी। लेकिन इन चारों लोगों को भी तो पता होना चाहिए कि हमें एकजुट होना है आपस में, और फिर सब यहां पर आके इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे 85 के आसपास। लेकिन इसका मतलब ये भी तो हुआ कि पहले इनको पता तो हो कि हमें एकजुट होना है, अपने आसपास के लोगों को इकट्ठा करना है। तो कांग्रेस पूर्व चरण का मतलब सीधा सीधा है कि बंगाल में लोगों ने अपने आप को कैसे एकजुट किया, ये बताना है आपको। ठीक है, पश्चिम में यानी बंबई में लोगों ने, बंबई राज्य में प्रेसिडेंसी लोगों ने एकजुट कैसे किया अपने आप को, दक्षिण में विशेषकर मद्रास में लोगों ने अपने आप को कैसे एकजुट किया, और उत्तर भारत में भी कुछ स्थितियां बनती हुई दिखाई देंगी आपको। यानी छोटी छोटी संगठन, छोटी छोटी लकड़ियां इकट्ठी हो रही हैं। ओके, दो चार लकड़ियां इकट्ठी हो गई यहां पर, और फिर एक बड़ा गट्ठर बंच बन गया जो कांग्रेस था। ठीक है, तो प्रश्न कैसे आते हैं? सीधा सिंपल है कि कांग्रेस पूर्व चरण की चर्चा करें कि इसने राष्ट्रवाद को कैसे मजबूत किया, ये प्रश्न आएगा। कांग्रेस पूर्व चरण ने भारत में राष्ट्रवाद को विकसित या आधार देने में कैसे भूमिका निभाई? ठीक है, तो अगर यही प्रश्न है तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर सीधा सीधा ये है कि 57 की क्रांति के बाद अंग्रेजों का भारतीयों के प्रति नजरिया बदला। ठीक है, हिंट बना के लिखते जाओ, अब सीधा सीधा पॉइंट करके लिखते जाएंगे, है ना। 57 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने भारतीयों के प्रति नजरिया संशोधित करते हुए, बदला तो नहीं, संशोधित करते हुए उनको विभिन्न संस्थाओं में प्रतिनिधित्व देना प्रारंभ किया, प्रतिनिधित्व देना प्रारंभ किया। इसके साथ साथ अंग्रेजी शिक्षा पद्धति में पले बड़े भारतीयों, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति में पले बढ़े और अन्य जागरूक भारतीयों ने यह समझ लिया था या जान लिया था कि संगठन ही शक्ति है, संगठन और एकजुटता ही शक्ति है। और उसके लिए स्थानीय स्तर से प्रारंभ करना होगा। इसके लिए भारत के सभी हिस्सों में क्षेत्रीय प्रभाव वाले संगठनों का निर्माण हुआ, क्षेत्रीय प्रभाव वाले संगठनों का निर्माण हुआ, जिसमें किसी ने या जिसमें से अधिकांश ने भारतीयों को राजनीतिक रूप से जागरूक किया, भारतीयों की राजनीतिक जागरूकता पर बल दिया। जैसे
बम्बई एसोसिएशन, या एक मिनट रुकना, ब्रिटिश एसोसिएशन, कलकत्ता में लिखिए ब्रिटिश एसोसिएशन। इसके संस्थापक क्या लिखा है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन लिखना। राधाकांत देव, राधाकांत देव, राधाकांत देव राजा राम मोहन राय के बड़े भाई। सबसे महत्वपूर्ण थी बंगाल में, जबकि सबसे महत्वपूर्ण बंगाल में सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी इंडियन एसोसिएशन, इंडियन सुरेंद्रनाथ बनर्जी की इंडियन एसोसिएशन। जिन्होंने सिविल सेवाओं के भारतीयकरण, पर विशेष बल दिया या उसकी मांग रखी। इसी प्रकार बॉम्बे एसोसिएशन ने, बॉम्बे एसोसिएशन के द्वारा नौरोजी, दादा भाई नौरोजी इत्यादि ने जनता की मांग को सरकार के समक्ष, जनता की विभिन्न मांगों को सरकार के समक्ष रखा। वहीं बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन ने, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के तहत फिरोज शाह जैसे नेताओं ने राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार किया, राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार किया। रानाडे के नेतृत्व में, रानाडे के नेतृत्व में पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा ने के द्वारा सरकार के वास्तविक उद्देश्यों को सरकार के वास्तविक उद्देश्यों को जनता के सामने रखने का प्रयास हुआ। शिशिर कुमार घोष की इंडियन लीग ने राष्ट्रवाद की भावना के विकास के लिए, राष्ट्रवाद की भावना के विकास के लिए लोगों को राजनीतिक रूप से जागरूक किया, लोगों को राजनीतिक रूप से जागरूक किया। इसी प्रकार मद्रास में, मद्रास महाजन सभा ने विधान परिषदों में सुधार, विधान परिषदों में सुधार और खेतीहर वर्ग, खेतीहर यानी सर्वहारा के खेतीहर वर्ग के अधिकारों का समर्थन किया। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से स्पष्ट है कि स्थानीय स्तर पर जागरूक और सक्रिय इन्हीं नेताओं ने
आम भारतीयों की समस्याओं, आम भारतीयों की समस्याओं को अंग्रेजी शासन से जोड़ा, अंग्रेजी शासन के दुष्परिणाम के रूप में जोड़ा, और उससे मुक्ति के लिए और उससे मुक्ति के लिए लोगों को विभिन्न रास्तों के बारे में परिचित कराया। जैसे दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन को बुराइयों की बुराई बताया, बुराइयों की बुराई सिद्ध किया, भारत की सभी बुराइयों की जड़ या बुराइयों की बुराई सिद्ध किया। ठीक है। और यही लोग 1885 तक आते आते एक अखिल भारतीय संगठन की जरूरत महसूस करते हैं, क्योंकि वे पूरे भारत को एक साथ, क्योंकि वे पूरे भारत के लोगों को एक मंच पर लाना चाहते थे। अंततः कहा जा सकता है, नेक्स्ट लाइन से लिखें, कि इन स्थानीय प्रयासों से ही कांग्रेस की एक मजबूत नींव पड़ी। जिनके पायोनियर्स, अधिकांश पायोनियर यही उदारवादी विचारधारा के यही लोग थे, उदारवादी विचारों से प्रभावित यही नेतृत्व करता थे। ठीक है यहां तक। तो ये है पूरी 57 से लेकर 85 तक। क्या किया वो समझा दिया आपने। तो क्या किया, मैं देश के अलग अलग हिस्सों में विभिन्न संगठन बन रहे हैं, ठीक, और उन संगठनों ने विभिन्न प्रकार की समस्याओं को अंग्रेजों के शासन से जोड़ा, बुरे शासन से, और लोग को समझाने में काफी हद तक सफल रहे। संख्या लोगों की कम थी, लेकिन जिससे भी मिलते वो उसको समझाने में सफल रहे कि तुम्हारी सभी समस्याओं की बुराई एक ही आदमी है और वो अंग्रेज है, तो इसलिए तुम हमारा सहयोग दो, तो हम अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर सकते हैं, एक बड़ा आंदोलन या बड़ा संगठन तैयार कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये तो हुआ एक पूरा प्रश्न पूर्व का, संपूर्ण आपको बैकग्राउंड लिख लिया आपने। अब प्रश्न कई बार इन्हीं संगठनों में से किसी दो चार से बन जाएगा। जैसे सबसे अच्छा प्रश्न बनता है इंडियन एसोसिएशन से, तो उसको फिर से अगला अलग हेडिंग बनाकर एक 50 से 100 शब्दों में आप उस पर एक अलग से आर्टिकल लिखिए, शॉर्ट नोट लिखिए। अब कोई भी संगठन पूछा जाए तो पिछली बार की तरह यही करना है कि टाइम बताएंगे, कब गठित हुआ, कहां गठित हुआ, किसने गठन किया इसका, ठीक है, और उद्देश्य क्या थे। तो इंडियन एसोसिएशन की शुरुआत सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी 1860 के आसपास। एग्जैक्ट लिखना चाहें तो एग्जैक्ट लिख लीजिए।
1876 76 में। सुरेंद्र बनर्जी रिटायर या जबरिया रिटायर आईसीएस हैं, यानी उनको नौकरी से निकाल दिया गया था सिविल सेवाओं से। तो उनकी समझ में आया कि अंग्रेजों ने 61 के बाद जो हमें भरोसा दिया था कि भारतीयों का क्या करेंगे, सिविल सेवाओं में लाएंगे, वो केवल भारतीयों को संतुष्ट करने का एक दिखावा था। रियल में ये नहीं चाहते और मानते हैं कि भारतीय इस योग्य हैं, इसलिए भारतीयों को इस योग सेवा में नहीं रहना चाहिए। पहली चीज समझ में आई। कहाँ, किसने, मतलब SN बनर्जी ने। उनको ये समझ में आ गया था कि जब उनको जबरदस्ती निकाल दिया गया सिविल सेवा से, तो उनका मेन कंसर्न था कि भारतीयों को इस लायक बनाओ कि भारतीय सिविल सेवा में जाएं, और अगर सिविल सेवा में जाते हैं तो वो जागरूक होंगे, अंग्रेजों के काम करने के तरीकों को समझेंगे, गलत को गलत कहना सीखेंगे और समझेंगे कि गलत हो रहा है हमारे साथ ही, और फिर चूंकि भारतीय हैं तो वो भारतीयों के साथ मिलकर ये काम करेंगे कि भारतीयों को जागरूक करें कि देखिए अंग्रेज, आपकी जो वर्तमान समस्या है उसका कारण अंग्रेज है और इसलिए है। ठीक है, इसका एक लाभ तो ये मिलेगा। दूसरा लाभ, सिविल सेवा के लोगों को वेतन मिलेगा, तो वेतन भारत में ही रहेगा, वही खर्च करेंगे तो यहाँ के लोगों की इनकम बढ़ेगी उस वेतन से, मतलब जो खर्च करेंगे तो पैसा यही रहेगा। जबकि ब्रिटिश व्यक्ति अगर सिविल सेवा में आएगा तो तनख्वाह कहाँ भेजेगा, अपनी लंदन भेज देगा, तो पैसा हमारा पैसा किसी काम नहीं आएगा। तो आर्थिक लाभ भी मिलेगा इसका हमें। ठीक है, तो इन कारणों से वो सिविल सेवा के भारतीयकरण के लिए बड़े ही चिंतित हैं। एक घटना ऐसी घटी, उसने तो उनको और आक्रामक बना दिया। लिटन जैसे लोग थे, है ना, जिन्होंने क्या किया था कि सिविल सेवा में भारतीयों के प्रवेश की उम्र ही घटा दी, बदला लेने के चक्कर, प्रतिक्रिया देते हुए, तो और भी चिढ़े हुए थे उस चीज से। तो इन सब पृष्ठभूमि में वो भारतीय सिविल सेवा के या भारतीयकरण की मांग करने लगे हैं। ये उनका मेन कंसर्न है इंडियन एसोसिएशन में। आप अधिकांश संस्थाओं के नाम में देखो एसोसिएशन लगा हुआ है, इससे क्या प्रसिद्ध हो रहा है कि सब एकजुट होने के लिए प्रयासरत हैं, अपने ही जैसे लोगों को इकट्ठा करना चाहते हैं कि आप आइए हमारे साथ जुड़िए, अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करिए। लेकिन तभी संभव है जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे। एसोसिएशन, हर जगह एसोसिएशन शब्द आ रहा है, यही रीजन। ठीक है, तो क्या लिखना है, समय लिख लिया, कहाँ लिखा, कलकत्ता में लिखिए। कौन बना रहा है, उद्देश्य क्या है, ये सारे उद्देश्य हैं। तो नंबर 1, वो चाहते थे कि भारतीय सिविल सेवा का भारतीयकरण हो, यानी अधिक से अधिक भारतीयों को इसमें आने का मौका मिले, इसलिए उम्र बढ़ाई जाए। क्योंकि भारतीय लेट पढ़ना शुरू करते थे, तो जब तक सिविल सेवा के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन के लायक होते तब तक वो ओवरेज हो चुके होते थे। तो उन्होंने कहा कि उम्र जानबूझ के घटाई गई है, जिससे भारतीयों को क्या ना हो, सिविल सेवा में प्रवेश ना मिले, भारतीय कूप मंडूक ही बने रहें, इनका विकास ना हो पाए। ठीक है, तो इंडियन एसोसिएशन की पहली मांग समझ में आ गई, तत्कालीन सिविल सेवा का भारतीयकरण करना, ये उनकी प्राइमरी मांग में से एक है। दूसरी मांग है देश में जनमत की एक शक्तिशाली संस्था का गठन। एसोसिएशन शब्द अपने आप में दिखा रहा है कि जैसे आइडिया SNP के हैं, ऐसे ही किसी और के भी होंगे कलकत्ता में या कहीं और भी होंगे, तो वो आए मेरे साथ जुड़ें, या मैं उनके साथ जुड़ने के लिए तैयार हूं। तो इससे क्या होगा, एक शक्तिशाली जनमत शक्तिशाली कैसे होगा, जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा जनमत शक्तिशाली हो जाएगा। यानी लिटन जैसे लोग जब चाहे उम्र घटा देते, हम कुछ नहीं कर पाते, तो हमारे पास अगर जनमत अधिकांश लोग मेरे साथ होंगे तो मैं क्या करूंगा, ब्रिटिश सरकार पर दबाव बना सकता हूं। तो दूसरा उद्देश्य क्या हुआ, जनमत की एक प्रभावशाली संस्था का निर्माण करना, दूसरा उद्देश्य। ठीक है, तीसरा उद्देश्य क्या देख रहे थे वो, कि अंग्रेज जानबूझकर भारतीयों को एकजुट होने से रोक रहे हैं। भारतीयों का मतलब यहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों से था उनके लिए। तो कहते हैं कि हिंदू मुसलमानों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए, अंग्रेजों की बुरी चाल है, गलत चाल है, जो हमें एकजुट होने से रोक रही है, इसलिए आप एकजुट रहें, एकजुट बने। ठीक है,
तो क्या करना है, हिंदू और मुसलमानों के बीच का जो संघर्ष है या भ्रम है, अफवाह है, उसको खत्म करना चाहते हैं। हिंदू मुसलमानों को साथ एकजुट रखना चाहते हैं। ठीक है। इसके अलावा उन्होंने तत्कालीन समय में वायसराय और गवर्नर जनरल्स के द्वारा चलाए जा रहे गलत कामों का विरोध किया। जैसे क्या कहा उन्होंने, जब लिटन जैसे लोग क्या ले आए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर आ गए, है ना, तो उन्होंने इसे आकाश से गिरने वाली बिजली तक कह दिया। क्या कहा कि ये तो वज्रपात कर दिया, इसने हमारा गला घोंट दिया। तो तत्कालीन वायसरायों द्वारा किए जा रहे गलत कामों को खुलकर आलोचना की, और आलोचना के लिए कौन सा पत्र अपनाया, बंगाली नामक एक पत्र उन्होंने प्रयोग किया था। तो उदाहरण के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इंडियन आर्म्स एक्ट, है ना, इंडियन आर्म्स एक्ट, जिसमें कहा गया था कि कोई भी यूरोपियन व्यक्ति हथियार रख सकता है, लेकिन उसे क्या नहीं करना होगा, लाइसेंस नहीं लेना होगा। लेकिन अगर वो भारतीय रखेगा तो उसे लाइसेंस लेने पड़ेंगे। तो भेदभाव वाले कानून थे। तो कुल मिलाकर भेदभाव और शोषण करने वाले कानूनों का जबरदस्त विरोध किया। ठीक है। तो अंत में हम उपसंहार या मूल्यांकन लिखेंगे तो बता सकते हैं, उस दौर में इस तरह के आधुनिक विचारों को समझना, लोगों तक पहुंचाना, लोगों को अपने साथ जोड़ना, ये उनकी दूरदृष्टि या उनके उस ज्ञान को दिखाता है कि वो तत्कालीन समय में से समझ चुके थे कि अंग्रेज हमारे लिए कितने बुरे हैं। जहां अंग्रेज स्वयं को स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे कि हम आपके लिए ज़रूरी हैं, हम आपका भला करने आए हैं, वाइट मैन बर्डन थ्योरी है उनके ऊपर। यानी अंग्रेज बोलते थे कि हम वाइट मैन हैं और आपका विकास करना हमारी जिम्मेदारी है, तो हम जो भी कर रहे हैं ये सब ये आपके भले के लिए कर रहे हैं। तो उन्होंने अंग्रेजों के वास्तविक चरित्र को समझने में उस दौर में बड़ी भूमिका निभाई और लोगों को समझाने में सफल रहे। ठीक है। इन्हीं दादाभाई नौरोजी का योगदान था कांग्रेस की स्थापना में भी। वो भी महसूस करते थे कि जनमत की शक्तिशाली संस्था कब बनेगी, जब पूरा भारत, मैंने कहा ना संख्या, शक्ति का मतलब क्या है यहाँ पर, तो केवल कलकत्ता के लोग एक संख्या नहीं बना पाएंगे ताकतवर, पूरे भारत के लोगों को जुड़कर क्या करना होगा। तो कहीं ना कहीं शक्तिशाली जनमत की संस्था का मतलब कांग्रेस से है उनका। तो इसलिए कांग्रेस की स्थापना में भी उनका बड़ा योगदान है। ठीक है। तो प्री कांग्रेस फेज से सबसे बड़ा नाम था इंडियन एसोसिएशन का। संगठन के तौर पर अगर देखें, व्यक्ति के तौर पर तो बहुत लोग हैं, लेकिन ये जो मूल नाम था वो आपका तैयार है। ऐसे एक प्रश्न और बनता है जो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। बंगाल में था लैंड होल्डर सोसाइटी, ये सबसे पुराना संगठन था। ठीक है। और टैगोर फैमिली के लोगों ने इसको तैयार किया था, जिसका उद्देश्य था जमींदारों के हितों की सुरक्षा करना। और ये तो 1857 से भी पहले का था। अगर इस तरह देखेंगे तो 35 के आसपास की स्थिति बनती है। तो यानी ऐसा नहीं है कि किसी भारतीय को नहीं पता है, कुछ भारतीयों को जरूर पता है कि संगठन में ही शक्ति है। तो लैंड होल्डर्स का मतलब क्या है, जमींदारी, है ना, कि जमींदारों के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार को मैसेज देना। कब दे पाएंगे, जब हम एकजुट होंगे। तो शुरुआत, सबसे पुराना संगठन वो माना गया इस तरह से अपने हितों के लिए, लेकिन उसका देश से कोई योगदान, जमींदार केवल अपने हित के लिए सरकार से बातचीत करने और दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो है लैंड होल्डर सोसाइटी 1800। ठीक है। तो उस पर एक 20 शब्दों में मैक्सिमम, इससे ज्यादा 50 शब्दों में क्वेश्चन बने तो बने, अन्यथा चांसेस ना के बराबर है। ठीक है। इसके बाद दूसरी संस्था जो बनती है, वो जिस पर हम अभी चर्चा कर चुके हैं, वो है पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा ये भी सेम हेडिंग में तैयार हो जाएगी। कब, 1870 में। किसने, एमजी रानाडे। 1870 में। और जीबी जोशी, गणेश वासुदेव जोशी से लोगों के साथ मिलकर शुरू की गई। ठीक।
तो ये तीन आंसर मिल गए आपको। बम्बई में कहाँ शुरू हुई? पूना में शुरू हुई, तो प्लेस भी मिल गया पूना। कहाँ बनेगी? बन गई। उद्देश्य क्या है वो तो मैं आपको लिखा चुका हूँ, फिर से लिख लें। उद्देश्य में क्या है? जनता को ये बताना है कि अंग्रेजों का वास्तविक चरित्र क्या है, अंग्रेजों का वास्तविक उद्देश्य भारत में क्या है, अंग्रेजों का भारत में वास्तविक उद्देश्य क्या है। नंबर 2 कि भारतीय अपने अधिकार कैसे प्राप्त कर सकते हैं, भारतीयों का अधिकार क्या है और वे इसे कैसे प्राप्त कर पाएंगे, कर सकते हैं, ये बताया। लेकिन इसकी कुछ कमियां भी रही, जैसे हम देखेंगे। यहां भारतीयों का मतलब उच्च और मध्यम वर्ग के भारतीयों से है, व्यापारी हैं, जमींदार हैं, आम किसान या मजदूर नहीं हैं। इसलिए संगठन नाम तो बहुत कमाता है लेकिन लोकप्रिय नहीं हो पाता, या संविधान या भारत के आज़ादी या भारत में जागरूकता को लेकर कोई विशेष योगदान नहीं देखने को मिलता है इसका। ठीक है, तो कुछ देर पहले हमने जो प्रश्न लिखा था उसमें एक लाइन और जोड़ी जा सकती है कि ये संगठन ऐसा नहीं है, जैसे मैंने शुरू में कहा ना कि भारत में बन रहा हूँ, लंदन में भी बन रहे हैं, बताया था मैंने। हम दादा भाई नौरोजी जैसे लोग क्या सोच रहे हैं कि ये जो चल रहा है इस सब की जानकारी क्वीन को, लंदन को, ब्रिटिश पार्लियामेंट को नहीं है, तो मैं वहां जाऊं वो लोगों को बताऊं। तो एक प्रयास ये भी है कि भारत की समस्या को, अंग्रेजों के शोषणकारी चरित्र को केवल भारतीयों को ही नहीं बल्कि इंग्लैंड जाकर बताया, तो भारतीयों के समर्थन में एक वर्ग तैयार हुआ भारत में, इंग्लैंड में। यद्यपि वो थे तो सारे अंग्रेज ही बेसिकली, लेकिन फिर भी वो भारतीयों के हितों की बात तो करते ही थे। तो ये इन लोगों का योगदान है कि भारत की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय थोड़ा सा ले जाने में सफल रहे लोग। ठीक है, तो मेन प्रश्न ये है पूर्व कांग्रेस का। चलिए, अब वो प्रश्न फिर से वापस आएगा राष्ट्रवाद वाला कि आखिर भारत में सब विकसित कैसे हुआ, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, कांग्रेस की स्थापना की। तो राष्ट्रवाद के चरण या कांग्रेस के चरण, कांग्रेस की के चरण। ठीक है, तो राष्ट्रवाद क्या है मैं समझा चुका हूं। तो कांग्रेस की या राष्ट्रवाद के 3 चरण सामान्यतः देखने को मिलते हैं, ऐसा कोई ऑथेंटिक नहीं है कि ऐसा ही है, लेकिन विचारधारा के आधार पर या महत्वपूर्ण बदलाव के आधार पर ऐसा माना जाता है। तो जिसको हम लोग सभी लोग जानते हैं, नरमपंथी दौर है, चरमपंथी दौर है और गांधीवादी दौर है या गांधीवादी चरण है। तो स्थापना से लेकर 1905 बंगाल विभाजन तक नरमपंथियों का दौर रहा। 1907 से लेकर लगभग 1916 तक या गांधी के आने तक इनका प्रभाव रहा, और फिर भारत में सब कुछ गांधी संभाल लेते हैं, किससे? असहयोग आंदोलन से, और वो 47 तक चलता रहता है। ठीक है, यहां तक। तो ये तो कांग्रेस हुई। राष्ट्रवाद जैसा मैंने कहा आज भी चल रहा है भाई। 1962 के युद्ध ने हमें और मजबूत किया, आपस में एकजुट किया। पाकिस्तान के युद्ध से हमने और भारतीय पास आ गए। ठीक है, फिर जब पोखरण में टेस्ट किया तो भारतीय और एकजुट हुए, हमने परीक्षण किए। तो ऐसे कई अवसर आए। जब कपिल देव ने पहली बार हॉकी में हमने पदक जीते तो हमें लगा कि हमने जीता है, पूरे भारत ने जीता। कपिल देव ने जब ट्रॉफी जीती विश्व कप की तो लगा कि भारत ने ट्रॉफी जीती, हमारे बच्चों ने ट्रॉफी जीती। मेरे किसी ने कहा हमारे बच्चों ने ट्रॉफी जीती। ठीक, और कारगिल के समय आप देखते हैं तो वहां भी ये चीज दिखाई देती है हमें। और फिर जब जब क्या हुए, संसद पे अटैक हुए, मुंबई पे अटैक हुआ, तो हम एकजुट होकर खड़े से होकर सामने आए। तो राष्ट्रवाद की प्रक्रिया तो एक
निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ऐसा नहीं कि वो एक दिन में चल के बंद हो जाएगी। ठीक है, उस दौर में जो आरंभिक चरण है राष्ट्रवाद का, वो कैसे सामने आया, इसके पीछे कारण पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्रश्न क्या बनता है, भारत में राष्ट्रवाद के विकास को समझाइए, या भारत में राष्ट्रवाद के विकास के कारक बता दीजिए। भारत में राष्ट्रवाद के विकास से आप क्या आशय मानते हैं, सोचते हैं, वो बता दीजिए। ठीक है, तो अगर ऐसा प्रश्न आता है तो पहली 2 लाइन में जो मैंने आपको शुरुआत में लिखा है कि राष्ट्रवाद क्या है, उसका जवाब दीजिए अच्छे से, और फिर बताइए कि पीछे कारण क्या रहे, आखिर हम इतना एकजुट कैसे हो पाए। ठीक है, तो उसका मूल कारण 2 तरह से लिख सकते हैं आप। एक, भारतीय स्वयं जिम्मेदार हैं, यानी अंग्रेजों का कोई विशेष योगदान नहीं है, भारतीयों का जो स्व जागरण है, स्व खुद की जो समझ है वो, और दूसरा अंग्रेजों के कार्य जो हैं उन्होंने भारतीयों को एकजुट किया। ठीक है, यहां तक। तो लिख लें कारण क्या क्या है। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण आर्थिक शोषण। आर्थिक शोषण जिसको प्रमुखता से उभारा, बताया, समझाया दादा भाई नौरोजी ने एक सिद्धांत के द्वारा, जिसका नाम था धन निष्कासन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के द्वारा नौरोजी अंग्रेजों के कार्यों का, व्यापार का, वाणिज्य का, शोषण का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल के रख देते हैं। ठीक है, तो पहला कारण और मुख्य कारण आर्थिक है। ठीक है, दूसरा, ये अंग्रेजों के कार्यों में आएगा। अंग्रेजों के कार्य करने के जो तरीके हैं वो बड़े ही अमानवीय और शोषणकारी हैं। दिखाते नैतिक है लेकिन काम बिल्कुल भी नैतिक नहीं है। दूसरा है आधुनिक शिक्षा का योगदान, ये भी अंग्रेजों ने किया। मैकाले जैसे ही आधुनिक शिक्षा का समर्थन करने लगता है तो भारतीय, ब्रिटिश और यूरोपियन साहित्य से परिचित होने लगते हैं, वैश्विक साहित्य से। और उस साहित्य में क्या पढ़ते हैं, छोटे छोटे देशों की आज़ादियों की कहानियां पढ़ते हैं। तो उन्हें लगता है कि जब इतने छोटे देश आज़ाद हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं हो सकते। तो पता लगता है कि हम तो एकजुट ही नहीं है, तो हमें एकजुट होना चाहिए, हमें भी आज़ादी के लिए या उस दिशा में सोचना चाहिए। तो आधुनिक शिक्षा पद्धति ने उन्हें पूरे विश्व के नवीनतम विचारों से, नवीनतम उदाहरणों से परिचित कराया, और इससे उनमें भावना पैदा हुई कि जब इतने छोटे करेंगे तो हम क्यों नहीं कर सकते। ये दूसरा कारण माना जाता है। अन्य कारणों में जब हम ये सब समझ गए तो इसके अलावा हम और क्या समझ चुके थे कि हम जो भी कर रहे हैं वो सब कुछ सही नहीं है, उसमें कुछ चीजें कैसी हैं, गलत हैं, अंधविश्वासी हैं। यानी भारत में चला ये स्व जागरण, मतलब पुनर्जागरण। यद्यपि राजा राम मोहन राय, आप जानते हैं कि पश्चिम प्रचारों से प्रभावित हैं, लेकिन वो भी मानते हैं कि भारत का विकास केवल अंग्रेजी शिक्षा माध्यम से, ज्ञान से नहीं हो पाएगा। हमें अपना जो पुराना लेकिन अच्छा, आइडियल, आधुनिक, तार्किक, वैज्ञानिक भी अपनाना चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ स्वजागरण लिखा है कि ये भारतीयों की खुद की सोच है। तो राम मोहन राय हों, दयानंद सरस्वती हों, है ना, या विवेकानंद हों, ये तो अंग्रेजों से कुछ सीखते भी तो नहीं ना। इन्होंने तो कुछ नहीं सीखा अंग्रेजों से, भले राम मोहन राय ने सीखा हो तो सीखा होगा। तो भारतीय स्वयं इस बात को समझ रहे हैं कि हमारे साथ जो भी हो रहा है वो गलत है, हमें इसका विरोध करना चाहिए और उसके लिए एकजुट होने की जरूरत है। ठीक है, ये हमारा खुद का देन है। ठीक है, इस दोनों से कोई तीसरा वर्ग भी बना जिसने राष्ट्रीय साहित्य लिखना शुरू किया। राष्ट्रीय साहित्य क्या होता है, ऐसा साहित्य जिसमें एक ऐसे हीरो को लिया जाए या एक नायक या नायिका को लिया जाए, ठीक है, जो अपने कहानियों में, उदाहरणों में देश, बलिदान, त्याग की बात करे। तो ऐसे साहित्य को भी उस समय तत्कालीन लोगों ने लिखना प्रारंभ किया, और उस साहित्य को प्लस पुनर्जागरण को, इन कार्यों को
इसके बाद किसने फैलाया? प्रेस, पत्रिकाओं ने। ठीक है, तो मूल कारण इसलिए मैंने क्या लिखे, ये है मूल कारण। लेकिन इन कारणों का प्रचार प्रसार करना, उसके लिए साहित्य लिखना, ये उसके बाद के कारण थे, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की गई, तो ये लिख देंगे साथ साथ। फिर अंग्रेजों के कुछ कार्य, कौन से वाले कार्य? नकारात्मक कार्य। आज शिक्षा वाला कार्य तो अच्छा था, तो अंग्रेजों के द्वारा अपने विकास, खुद के विकास के लिए जो कार्य किए गए थे, जैसे रेल का प्रयोग किया, है ना, प्रेस लेकर आए, वो प्रेस का प्रमोशन किया उन्होंने। लेकिन कुछ गलत काम भी किए। गलत का मतलब भारतीयों के प्रति भेदभावपूर्ण, शोषण वाले कार्य। आर्थिक शोषण तो हो ही चुका है, वो तो हम देख ही चुके हैं। अन्य भेदभाव और शोषण वाले कार्य, जैसे कुछ कथन थे उनके, कुछ कथन भी हैं और कुछ अन्य चीजें भी हैं। कथन तो छोड़ दें, अन्य चीजों में लिख सकते हैं, जैसे सिविल सेवा में उम्र घटा दी, तो इस उम्र को घटाने का सबसे ज्यादा प्रचार किसने किया है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने प्रचार किया। अंग्रेज अच्छे लोग नहीं हैं, ये प्रचार करते हैं। लिटन ने, भारत में जब अकाल फैला तो उसने कोई भी उपाय नहीं किया, बल्कि दिल्ली दरबार लगाकर पैसा बर्बादी की तरफ बहाया, तो अंग्रेजों के कार्य आलोचनात्मक हो गए। प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया, खुद बंगाली पत्र पर उनके प्रतिबंध लगने की नौबत आई। तो अंग्रेजों के जो प्रतिक्रियावादी कार्य थे, खासकर लिटन के जो प्रतिक्रियावादी कार्य हैं, उन लोगों ने, उन कार्यों ने भारतीयों को एहसास करा दिया कि अंग्रेज हमें कितना भी अच्छा देते रहें, करते रहें, लेकिन ये हमें उस लायक मानते तक नहीं। क्योंकि 61 के बाद, 61 से जो चीज़ मिलना शुरू हुई, ये कहते हुए कि आपके लिए हम सब अच्छा करेंगे, आप निश्चिंत होकर काम करिए, आप कोई आंदोलन मत करिएगा, बस बाकी सब हम सब संभाल लेंगे। लेकिन जिस तरह से लिटन ने काम किए, उससे भारतीयों का भ्रम टूट गया कि अंग्रेज हमारे लिए कुछ भी अच्छा सोच सकते हैं। ये भ्रम बहुत जल्दी तोड़ दिया अंग्रेजों ने, लिटन ने खासकर तोड़ा। ऐसा नहीं कि लिटन ने तोड़ा बाकियों ने नहीं तोड़ा, बाकियों ने तोड़ा, लेकिन कुछ ने बनाया। लॉर्ड रिपन ने बनाया, उसने भारतीयों के हित के लिए काम किए। एल्बर्ट विल याद होगा आपको, ठीक है। लॉर्ड मेयो जैसे लोग मेयो कॉलेज बना देते हैं, राजकुमारों को पढ़वाते हैं, ठीक। तो ऐसे कार्य हैं जिससे भारतीय चिढ़े और उनके स्वाभिमान और आत्मसम्मान को चोट पहुंची, और वो मजबूर हुए कि क्या करें। ये सब इसलिए कर रहे हैं अंग्रेज क्योंकि हम एकजुट नहीं, तो हमें क्या होना चाहिए? एकजुट। तो निम्नलिखित कारणों की वजह से भारत में आरंभिक दौर में कांग्रेस की, एक बड़े संगठन की, और वो कार्य जो लिखे अभी थोड़ी देर पहले आपने लिखे, इन सब के अलावा और कौन से कार्य, कि भारतीय जागरूक होकर क्या सोच रहे हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग संगठन बना रहे हैं। वो ये भी जागरूक हो चुके हैं कि हमें एक बड़े संगठन की आवश्यकता है। जैसे कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था कि मुझे देश में एक शक्तिशाली जनमत की संस्था बनानी है, जो कलकत्ता में उन्होंने बना दी थी, इंडियन एसोसिएशन, ठीक है। तो इस तरह से पहले दौर में राष्ट्रवाद क्रमशः विकसित होता रहा, होना शुरुआत हुई। और औपचारिक शुरुआत हमें कांग्रेस के स्थापना से देखने को मिलने लगती है, ठीक है। तो यहां तक कि 57 से लेकर 85 तक के 2 प्रश्न तैयार होंगे आपके बैकग्राउंड के तौर पर। अब आ गई बात किसकी? इस पहले दौर की, कि राष्ट्रवाद के पहले दौर को क्या कहा गया? नरमपंथी दौर कहा गया। तो उन्हें भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखें कि कांग्रेस को लेकर 2 दृष्टिकोण मिलते हैं, 2 पर्सपेक्टिव्स हैं, 2 दृष्टिकोण हैं, ठीक है। एक जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं, कौन सी? भारतीयों की। उनको क्या लग रहा है कि अखिल भारतीय संगठन होना जरूरी है, तो इसलिए वो चाहेंगे कि हमें एक संस्था मिले इस तरीके की। ठीक है,
लेकिन इसके अलावा भारतीयों को यह भी पता था कि अगर ये संगठन अंग्रेजों के विरोध में बना या अंग्रेजों को लगा कि हमारे विरोध में काम कर रहे हैं, तो अंग्रेज क्या करेंगे, हमें मिटाने में 2 मिनट भी नहीं लगाएंगे। तो हम भारतीयों को एकजुट तो करेंगे, लेकिन अंग्रेजों के विरोध में नहीं करेंगे, या अंग्रेजों को इस बात का एहसास नहीं होने देंगे कि हम आपके विरोध के लिए ऐसा कर रहे हैं, आपके खिलाफ ऐसा कर रहे हैं, आगे चलकर हम इसका प्रयोग आपके खिलाफ करेंगे, ऐसा वो नहीं बताना चाहते। लेकिन सोच यही है कि एकजुट भारतीय अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ी ताकत के रूप में उभर कर आएंगे, अंग्रेजों पर दबाव बनाने में सक्षम होंगे। क्लियर है? तो भारतीयों के इस दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत या सेफ्टी वॉल्व दृष्टिकोण कहते हैं। ठीक है, तो कांग्रेस की स्थापना का सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत बताता है, जो भारतीयों के दृष्टिकोण को इंगित करता है और जो कहता है कि प्रबुद्ध जागरूक भारतीय सभी जागरूक भारतीयों को एक झंडे के नीचे लाना चाहते थे। ठीक, और वो चाहते थे कि ये संगठन देश के लोगों को अंग्रेजों के चरित्र के बारे में बताए, अपने अधिकार, राजनीतिक अधिकार कैसे प्राप्त होंगे ये बताएं, अंग्रेजों के शोषणकारी चरित्र का विरोध करें शांतिपूर्ण तरीके से। ठीक है, तो सेफ्टी वॉल्व क्या है इसमें? सेफ्टी वॉल्व ये है कि प्रेशर कुकर, ठीक है, सीटी का काम क्या होता है? कुकर के अंदर बन रहे प्रेशर को रिलीज करना धीमे धीमे, या एक साथ? धीमे धीमे। सीटी कभी एक साथ लगती है क्या? धीमे 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 धीमे, पहले धीमे धीमे शुरू होगी, फिर लगेगी, फिर निकाल देगी, फिर शुरू करेगी, फिर निकालेगी। तो 57 में भारतीय असंतुष्ट थे, प्रेशर बना रहे थे, एकदम फट पड़े, अंग्रेजों को लगभग छोड़ना ही पड़ा, लेकिन वो बच गए किस तरीके से। अब प्रेशर फिर से बिल्ड करना है नीचे से, तो अंग्रेज फिर से क्या करेंगे? फिर से वही तलवार निकालेंगे, बंदूक निकालेंगे, तोप निकालेंगे और हमें मार के फिर वो अपने आप को बचा लेंगे। तो लगातार ऐसा करते रहेंगे तो बात समझ में नहीं आती, बनेगी नहीं। तो क्या करें? प्रेशर तो हम बनाएंगे ही, लेकिन हिंसा वाला नहीं प्रेशर हो, क्रांति वाला प्रेशर नहीं होगा। अंग्रेजों पर इस बात का दबाव बनाएंगे कि आप हमारे हित के लिए और काम करो, और काम करो, और काम करो। ठीक, लेकिन हम कोई हिंसा नहीं करेंगे, इसलिए हम नरम हैं। ये बात हम कैसे कहेंगे? याचिकाओं के थ्रू कहेंगे, प्रार्थना पत्र के थ्रू कहेंगे, और समझाएंगे कि हम भी आपकी जनता हैं, हमारी क्राउन कौन है? इंग्लैंड की क्राउन है, वो हमारी माँ की तरह है। तो जब वो माँ अपने इंग्लैंड के बच्चों को सब कुछ दे रही है, अधिकार दे रही है, इंग्लैंड के बच्चों को दे रही है, दुनिया के बाकी देशों में जहां उसका कब्जा वहां दे रही है, तो भारत के बच्चों को क्यों नहीं देती फिर वो? ये बात हम उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो दबाव बनेगा, लेकिन इस दबाव को वो अब गोली मार के खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये काम तो खुद अंग्रेज भी यही, उनका काम करने का तरीका भी यही है। अंग्रेज कहते हैं ये तरीके कैसे हैं? संवैधानिक तरीके हैं। ठीक है, तो प्रश्न बनता है कि नरमपंथी का मतलब क्या है? क्या वो फेयर एंड लवली लगाकर सॉफ्ट हो गए हैं? ऐड आता ना फेयर एंड लवली का, सॉफ्ट त्वचा बना दे, तो कैसे सॉफ्ट है ये? नहीं, ये नरम इसलिए है क्योंकि इनके काम और विचार और तरीका सबसे बड़ा, कार्य का तरीका कैसा है? संवैधानिक तरीका है। दे बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशनल, और कैसे? क्रमशः संवैधानिक तरीके, क्रमशः संवैधानिक सुधार, तरीका या सुधार। एक साथ मत हमें धीमे धीमे हम जागरूक होते जाएंगे, आप हमें देते जाना, चेक करते हैं सब कुछ। जैसे एक बच्चे को है ना, पहले साइकिल मिलती है, फिर छोटी मोपेड मिलती है, फिर बड़ी गाड़ी मिलती है, फिर 4 पहिया, इस शर्त के साथ मिलती है कि सही से चलाओगे तो आगे मिलेगी, नहीं तो वापस ले ली जाएगी। तो बच्चा
क्या पापा की गर्दन दबा के लेता है या प्यार से लेता है? क्रमशः लेता है और प्यार से लेता है। तो अंग्रेज हमारे माँ बाप हैं इस समय, भारतीय जनता उनके पैरों से दबी है, तो उनसे कह रहे हैं भैया हमें धीमे धीमे, क्योंकि आप दुनिया को दे रहे हो, हम भी आपके बच्चे हैं तो हमें भी दे दो। ठीक है, क्या है संवैधानिक तरीके? विधायिका में, यानी राज्य की विधानसभा में, केंद्र की विधानसभा में, कार्यपालिका में, केंद्र राज्य की कार्यपालिका में आप हमारा प्रतिनिधित्व बढ़ा दो, क्योंकि हम जनता के प्रतिनिधि बन के जाएंगे तो आपको जनता की बात बता देंगे, जनता क्या चाहती है आपसे। बोले ये काम तो मद्रास में भी कर रहे थे, ये काम हम बॉम्बे में भी कर रहे थे, लोगों के अधिक सूचनाओं को आपको दे रहे थे कि लोग आपसे क्या चाहते हैं, और इससे आपको असंतुष्ट नहीं बनता। अगर जनता की इच्छा को नहीं पता लगेगा तो आपके खिलाफ क्या पैदा होगा? असंतोष। 57 में हुआ, लेकिन जनता क्या चाहती है अगर आपको समय से पता लगता रहे तो क्या होगा? क्लियर है? तो समझना बात को। सेफ्टी वॉल्व और एक शब्द और आता है दूसरा, तड़ित चालक। भारतीयों की सोच तड़ित चालक की है, अंग्रेजों की सोच कैसी है? सेफ्टी वॉल्व की है। पूरी कहानी को समझते हैं, ठीक है? तो अंग्रेजों ने यह सोच के कांग्रेस बनने की परमिशन दे दी कि भारतीयों में असंतोष जो पनप रहा है वो ये नरमपंथी हमें आके बताएंगे कि क्या चाहिए, कैसे चाहिए, और हमें जो ठीक लगेगा हम उसको दे देंगे। तो कांग्रेस के माध्यम से जनता में जो असंतोष पनपेगा वो क्या होगा? रिलीज हो जाएगा, और हमारा साम्राज्य टूटने से फिर से बच जाएगा, जैसे 57 में नौबत आ गई थी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? अब भारतीय क्या सोच रहे हैं कि अगर हमने प्रेशर बनाया और इन लोगों ने अगर गुस्से में फिर से बंदूक चलाई तो क्या करेंगे? बोला बंदूक चलाने का मौका ही नहीं देंगे, क्योंकि हमारे तरीके कैसे हैं? नरम हैं। तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? ये कांग्रेस को भंग कर देंगे। तो किसका नुकसान होगा? कांग्रेस का नुकसान होगा, मतलब एक संगठन का नुकसान होगा। भाई हम तो पहले बंबई में काम कर रहे थे, मद्रास में काम कर रहे हैं। तो तड़ित चालक मतलब जैसे नए मकान को बचाने के लिए क्या लगा देते हैं? लाइटनिंग कंडक्टर। तो बिजली कड़कती है तो क्या होता है? मकान बच जाता है और बिजली कहां चली जाती है? तो ऐसे ही ये नीचे लोग खड़े हैं कांग्रेस के, सरकार को नाराजगी भी हुई तो क्या करेगी कि संगठन खत्म करो, कांग्रेस बेकार का ड्रामा है, जाओ अपने अपने घर। गिरफ्तार हमें इसलिए नहीं कर सकते कि हमारे तरीके कैसे हैं, कोई कानून तो तोड़ नहीं रहे हैं, हम तो केवल दबाव बना रहे हैं, बस इस बात का दबाव बनाना हमारा अधिकार है। तो कल को नुकसान हुआ तो किसको होगा? कांग्रेस रूपी संगठन को होगा। हम बचे रहेंगे और हम फिर से कोई संगठन नया बना लेंगे। ठीक है, एक संगठन को बनाने के लिए दो लोगों की अलग अलग सोच है। ठीक है, भारतीय सोच रहे हैं कि किसी तरीके से बस अंग्रेज हमें एक साथ काम करने का प्लेटफॉर्म दे दें, मौका दे दें, और धीमे धीमे भारतीयों को अपने फेवर में करते रहेंगे। इसलिए आप जानते हैं कि पहली बार में कितने लोग आए कांग्रेस के पहले सम्मेलन में? कितने लोग थे? 72 लोग ही तो थे। यानी 72 लोग जागरूक हैं, इनको पता है कि ऐसा कुछ करना है, और वो मान के आए थे कि हम 72 एक दिन क्या हो जाएंगे? 72 लाख 72 करोड़ हो जाएंगे और हम आजाद करा लेंगे। लेकिन तब तक क्या करना है? कांग्रेस को एज ए टूल यूज करिए, अंग्रेजों से मिलते रहिए, वायसराय से मिलिए, जाइए कि बताइए क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कैसे चाहिए, कब चाहिए। गुस्सा आएगा तो भगा देगा तो क्या हुआ? संगठन खत्म, हम बचे रहे। हमका मतलब हम किसी और नाम से और जगह जाकर पहले भी तो काम कर रहे थे, वो करते रहेंगे। अंग्रेजों को क्या लगा कि यार निगाह रखो बंबई में क्या कर रहे हैं, निगाह रखो मद्रास में, बंगाल में क्या कर रहे हैं सब। उससे अच्छा क्या होगा? एक जगह निगाह रखना आसान हो जाएगा, इन पर निगरानी रखना कि कर क्या रहे हैं। तो पूरे भारत की मांग कौन इकट्ठा करेगा? कांग्रेस इकट्ठी करेगी, लाके में बता देगी। अभी ये काम हमें करना पड़ रहा है, हमारे लिए कौन कर देगा काम? कांग्रेस कर देगी। तो वो लाके बताएगी कि जनता आपसे ये चाहती है, संतुष्ट है, अच्छा लाओ क्या है, ये है लाओ, दे देते हैं। असंतुष्ट खत्म हो गया, यानी कांग्रेस रूपी सेफ्टी वॉल्व ने क्या किया? जनता का संतोष को रिलीज करने में हमारी मदद कर दी। अगर हमें समय से पता नहीं लगा तभी तो 57वीं क्रांति क्यों हुई?
क्योंकि जनता के मन में पल रहा संतोष को कंपनी पता नहीं लगा पाई, और वो कंपनी थी व्यापारिक कंपनी। ये तो क्राउन है, राजा है, तो संवेदनशील भी है कि भैया तुम असंतुष्ट मत हो, वो तो कारण बताओ क्यों, क्या चाहते हो, जो लगेगा वो दे दिया जाएगा। ठीक है, तो कांग्रेस की इस सोच के पीछे, इस सोच को लेकर है 1885। तो जाहिर सी बात है बिना अंग्रेजों के सहयोग के तो संभव था नहीं, था क्या। इसलिए ये सब आइडिया किसने दिया? A.O. ह्यूम ने दिया। लॉर्ड डफरिन से मिला जो वाइसराय हैं तत्काल के, और भारतीयों से मिला। कलकत्ता यूनिवर्सिटी के छात्रों को लेटर भी लिखा उसने। ठीक है, तो ह्यूम वाकई ही इस तरफ है कि इस तरफ है? बड़ा मुश्किल है कुछ भी कहना, क्योंकि ह्यूम का बैकग्राउंड देखोगे तो कहानी उलझ जाती है। कैसे, जरा देखें ह्यूम के बारे में थोड़ा सा और पता लगाते हैं ये ह्यूम क्या है। डाउट इसलिए नहीं होता क्योंकि वो आयरलैंड का रहने वाला है, और आयरलैंड की स्थिति भी ऐसी है जैसे भारत की थी इंग्लैंड के साथ में। ठीक है, तो हमें लगता है कि ह्यूम की जीवनी किसने लिखी थी? वेडर बर्न ने लिखी, और उसमें वो कहता है कि ह्यूम भारतीयों के हितों के लिए रोता है, सोचता है बहुत ज्यादा। क्यों सोचता है? क्योंकि ए ह्यूम कहाँ का है? आयरिश है। तो वो बिल्कुल भारत जैसा ही था, गुलाम है। आयरिश भी, आयरलैंड भी क्या है? गुलाम था, उससे कॉलोनी थी उसकी। तो लेकिन आयरलैंड के लोगों ने लड़ लड़ के क्या किया? अपने अधिकार लिए थे धीमे धीमे करके। तो भारतीयों को भी लेने चाहिए इस तरह अधिकार। आजादी तो नहीं मिलेगी लेकिन अधिकार मिल सकते हैं। कैसे मिले? जब तक सारे भारतीय एकजुट नहीं हो जाएंगे। तो कलकत्ता का कलेक्टर भी रह चुका था। कहाँ का कलेक्टर था ये? सॉरी, इटावा का, मैं कलकत्ता बोल रहा हूँ। आईसीएस था बेसिकली। उसमें नियम था ना कि किसी भी उपनिवेश की जनता, क्राउन की बच्चे हैं तो कहीं भी जाकर नौकरी कर सकते हैं, तो ये हो जाता था उस। तो कुछ लोग कहते हैं कि वेडरबर्न कहता है कि क्राउन भारतीयों के हितों के लिए बहुत जागरूक था, और वो चाहता था किसी तरह से भारतीय आयरलैंड जैसा बिहेव करेंगे अंग्रेज के साथ में, तो अंग्रेज कमजोर होंगे तो आयरलैंड को फायदा होगा इस चीज का। तो ये सोच के वो डफरिन से मिलता है। डफरिन को क्या बोलता है, जो मैंने अभी समझा है कि आप तो कांग्रेस को सेफ्टी वर्ड यूज करो ना, 57वीं क्रांति से आप डरे हुए हो ना, डर खत्म हो जाएगा आपका। क्योंकि कांग्रेस के लोग क्या करेंगे बताएंगे आगे, आप दूर कर देना जितना आप दूर कर सकते हो। भाई कल को ये तो नहीं होगा कि तुमने आगे बताया नहीं हमें, तो इन पर निगाह रखना हो जाएगा। मतलब आपके लिए निगाह रखना हो गया, उनके लिए अपनी समस्याएं बताना हो गया। ठीक, यहां गया भारतीयों के पास तो उन्हें यह समझा रहा है बैठ के कि पहले तो जरूरत है एकजुट होने की। एकजुट ही नहीं होगे तो फिर कल को लड़ोगे कैसे? और एकजुटता में अगर तुमने अभी से जिंदाबाद मुर्दाबाद शुरू कर दिया तो अंग्रेज क्या करेंगे? गोली मार के या भंग करके खत्म कर देंगे तुमको। इसलिए तरीके सॉफ्ट रखो, वो रखो जो इंग्लैंड में चलते हैं, जो इंग्लैंड के लोगों ने बनाए हैं, जो कि वो अच्छे मानते हैं। तो जब तुम सब अच्छे काम करोगे तो तुम्हारी इमेज कैसी बनेगी? अच्छी बनेगी। तो जो तुम मांगोगे तो हो सकता है वो मिल भी जाए। आजादी मांगोगे तो तुरंत गोली मिलेगी बदले में, तो आजादी मांगने का तो ख्वाब ही छोड़ दो। क्या मांगो? ऐसे काम मांगो, ऐसी जगह मांगो जहां खड़े होकर आप इनकी जो कमियां हैं वो देश को बताएं। और वो क्या हो सकती है? विधानसभाएं, विधायिका और कार्यपालिका। क्योंकि वहां जो होगा उसकी कार्यवाही कहाँ छपेगी? पेपर में, जनता पढ़ेगी। ऐसे तो आप पर्टिकुलर को पकड़ पकड़ के बता रहे हो ना, पेपर छाप रहे हो, लेकिन जब ये सब करोगे तो अंग्रेज अपने पेपर में भी क्या, सरकार अपने पेपर में डालेगी ना कि आज ये हुआ और ये हुआ और ये हुआ। जनता को जागरूक, दो फायदे होंगे। एक तो जनता, आप इनकी जो कमियां दिखाओगे जनता समझेगी, और दूसरा जनता ये मानेगी कि ऐसी जगह पर जाना चाहिए जहां से पूरे देश से बात की जा सकती हो। तो आपको प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। तो शुरुआत के लोगों को ये समझ में आ गई, तो सबसे मिला वो। इवन लंदन भी गया और डफरिन से पहले के वायसराय से मिलकर आया, लिटन से और रिपन से, और सबने कहा बहुत अच्छी बात है। सबको ये समझा रहा है कि कांग्रेस बन जाने दो,
तड़क चालक का, वो सेफ्टी वॉल्व का काम करेगी आपके लिए। क्लियर है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ह्यूम के बारे में कहानियां हैं। ये भी कहानी जो मैंने बताई, भारतीयों के हित भी सोच रहा है, इस तरह सोच रहा है कि भारतीयों को नुकसान ना हो और अधिकतम फायदा हो जाए। इधर देख रहा है कि अंग्रेजों का भी कोई नुकसान ना, उनका भी फायदा रहे। ऐसा काम करो कि दोनों का फायदा दिखे उसमें। लेकिन बाद में यंग इंडिया नामक किताब में लालाजी ने ह्यूम की आलोचना कर दी। क्या कहते हुए कि अगर कांग्रेस नहीं बनती, ह्यूम नहीं होता तो कांग्रेस नहीं बनती, और कांग्रेस नहीं बनती तो 57 की क्रांति के बाद जो अगला विद्रोह 47, 46, 42, 30 में हुआ, गांधी के समय हुआ, वो उसी समय हो जाता। यानी इस ह्यूम ने जानबूझकर भारतीयों का संतोष को, प्रेशर को रिलीज करवा दिया कांग्रेस बनाकर। तो कहते हैं कि लालाजी कि कांग्रेस वॉज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ डफरिन। किसके दिमाग की उपज है? कैसे? उसने ही ह्यूम को आगे बढ़ाया कि तू जा। जबकि दूसरी कहानी क्या बता रही है? डफरिन अपने आप से आगे बढ़ता है। ह्यूम कहते हैं, लालाजी जबकि आरोप लगाते हैं कि डफरिन ने ये सब पढ़ाकर हमारे बीच में छोड़ दिया, उसने हमें कन्विंस कर लिया और हम तैयार हो गए, साहब कांग्रेस खेलेंगे। जो भी सच था उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दृष्टिकोण दोनों का यही रहा शुरुआती दिनों में, और ये काम में दिखाई देगा। उसने साफ साफ कहा कि जो भी करोगे अंग्रेजों को साथ में रखना, ये दिखाने के लिए कि देखो हम तुम्हारे साथ ही सब कुछ कर रहे हैं, तुम्हें साथ लेकर कर रहे हैं। इसलिए आप देखते हैं कि एक लंबे समय तक कांग्रेस का सचिव बना रहा, वो सेक्रेटरी, लिखा पढ़ी के सारे काम उसके हाथ में थे। उसे पता था कि अंग्रेजों से बातचीत कैसे लहजे में करनी है। और उसी ने क्या किया, कई जगह 4 लोगों को क्या बनवा दिया, बैटलमैन जैसे लोगों को कांग्रेस का अध्यक्ष भी चुनवा दिया कई बार। इससे अंग्रेज क्या समझते रहे कि ये हमारे लिए, कांग्रेस में हमारे लोग हैं और ये जो भी कर रहे हैं उससे हमें कोई हानि नहीं होगी। ठीक है? तो कांग्रेस की स्थापना के पीछे 2 कहानियां हमें सुनने को, समझने को चाहिए होती हैं। क्लियर है? तो कांग्रेस क्यों बनी, कोई एक निश्चित जवाब नहीं है, 2 जवाब हैं। अंत में कुछ भी कह दें, लेकिन दोनों ही सच। अंग्रेजों ने इसलिए अनुमति दे दी, सहयोग किया कि उन्हें लाभ था, और भारतीयों ने अंग्रेजों का लाभ साथ इसलिए लिया क्योंकि बिना अंग्रेजों के लाभ के वो ये सब काम इतने बड़े लेवल पर कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि उन्हें अंग्रेजों के काम करने का तरीका ही नहीं पता था। भाई तरीका तब पता होगा ना जब साथ में रहेंगे, साथ तो रहने देते नहीं है। इस माध्यम से सब सीखने को मिलता रहा, और ये सिद्ध हो गया कि हाँ, भारतीयों को वाकई उनके काम का तरीका नहीं पता था। ह्यूम, बैटरबर्न जैसे लोगों के साथ काम कर करके उनको पता लगा कि अंग्रेज आखिर सोचते कैसे हैं, काम कैसे करते हैं। तो उन्हीं के तरीकों से उनको पटकनी देने में मदद मिलेगी। ठीक है? ये कांग्रेस की स्थापना का अंतिम सत्य है निष्कर्ष के तौर पर आपके लिए। लिख पाएंगे पूरी कहानी को? ऐसा कहीं लिखा हुआ लिखित रूप में नहीं है, समझा गया है, वो लिखा गया है, समझ के लिखा गया है लोगों ने अपने अपने हिसाब से। ठीक है? तो ये है पहला दौर।